नमस्कार दोस्तों, मैं आज के वीडियो में उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2020 का अर्थशास्त्र विषय का हल प्रश्न पत्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इस प्रश्न पत्र में कुल 1 से 32 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 1 से 5 तक तथा 17 से 21 तक 1 अंक के, प्रश्न संख्या 6 से 10 और 22 से 26 तक 3 अंक, और प्रश्न संख्या 11 से 13 तक और 27 से 29 तक 4 अंक के, और 14 से 16 तक तथा 30 से 32 तक 6 अंक के प्रश्न इसमें आते हैं। और इस तरह से खंड अ में 1 से 16 तक प्रश्न हैं जो व्यष्टि अर्थशास्त्र से हैं, और 17 से 32 तक जो दूसरी किताब समष्टि अर्थशास्त्र है उसके प्रश्न आते हैं। 50 अंक का पहली पुस्तक व्यष्टि अर्थशास्त्र से और 50 अंक का दूसरी पुस्तक समष्टि अर्थशास्त्र खंड ब से प्रश्न आते हैं। और इनका हल पहला खंड अ से है। पहला प्रश्न है, चुनाव की समस्या क्यों उत्पन्न होती है? इसका उत्तर है, चुनाव की समस्या के जो कारण हैं, नंबर 1 असीमित आवश्यकताएं हैं और नंबर 2 सीमित साधन हैं। दूसरा प्रश्न है, मांग में परिवर्तन का अर्थ बताइए। इसका उत्तर है, मांग में परिवर्तन से अभिप्राय समान कीमत पर अधिक या कम मांग से है, अर्थात वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त अन्य कारकों के कारण कम या अधिक मांग से है। और क्वेश्चन 3 है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता निम्न में से होती है। पहला ऑप्शन है शून्य, दूसरा ऑप्शन है न्यूनतम, तीसरा ऑप्शन है ऋणात्मक और चौथा ऑप्शन है अधिकतम। तो इसका सही उत्तर है अधिकतम, जो चौथा है। और क्वेश्चन नंबर 4, सीमांत उत्पाद एमपी वक्र की आकृति सामान्यतः किस प्रकार की होती है? इसका उत्तर है, सीमांत उत्पाद वक्र सदैव यू, अंग्रेजी के यू के उल्टे आकार का होता है। और पांचवा प्रश्न है, बाजार की किस स्थिति में फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन होता है? इसके ऑप्शन हैं, नंबर 1 एकाधिकार, नंबर 2 अल्पाधिकार, नंबर 3 पूर्ण प्रतियोगिता और नंबर 4 एकाधिकारी प्रतियोगिता। और इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 पूर्ण प्रतियोगिता। ये 5 प्रश्न 1 अंक के थे। उसके बाद अगला छठा प्रश्न जो 3 अंक का है, उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, उत्पादन संभावना वक्र वस्तुओं एवं सेवाओं के ऐसे सभी संभव संयोगों को प्रदर्शित करता है जिन्हें अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों एवं तकनीकी ज्ञान के साथ उत्पादित किया जा सकता है। इसकी तालिका है, विकल्प अलग अलग हो सकते हैं। ए में गेहूं के 0 और चावल के 50 इकाइयाँ, बी में है गेहूं का 1 और चावल के 40, सी ऑप्शन है गेहूं के 2 और चावल के 30, और विकल्प डी है गेहूं के 3 और चावल की 20 इकाइयाँ, और ई है गेहूं के 4 और चावल के 0। तो इसका वक्र बाएं से दाईं ओर सामने आपको दिखाया गया है। एक्स अक्ष पर गेहूं को प्रदर्शित किया गया है और वाई अक्ष पर चावल को प्रदर्शित किया गया है। तो इस तरह से इसका वक्र आता है।
और जैसे पहला विकल्प यह हो सकता है कि संपूर्ण साधनों का प्रयोग केवल गेहूं के उत्पादन में किया गया हो। दूसरा विकल्प यह हो सकता है कि समस्त साधनों का प्रयोग केवल चावल के उत्पादन में ही किया गया हो। और तीसरा विकल्प हो सकता है कि अर्थव्यवस्था में कुछ साधनों का उपयोग गेहूं के उत्पादन में और शेष साधनों का उपयोग चावल के उत्पादन में किया गया है। लेकिन 2022 बोर्ड परीक्षा में उत्पादन संभावना वक्र कोर्स से हटा दिया गया है, डिलीट किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 7 है, सामान्य वस्तुओं और निकृष्ट वस्तुओं के अर्थ को चित्र द्वारा समझाइए। उत्तर में सामान्य वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जिनका आय प्रभाव धनात्मक तथा कीमत प्रभाव ऋणात्मक होता है और इसका वक्र बाएं से दाईं ओर ऊपर बढ़ता हुआ होता है। जैसे ही आय स्तर बढ़ता है तो मांग की मात्रा भी बढ़ती है, आय स्तर कम होता है तो मांग की मात्रा भी कम होती है। और निकृष्ट वस्तुएं जिनमें आय प्रभाव ऋणात्मक होता है और कीमत प्रभाव धनात्मक होता है, इसका जो वक्र होता है बाएं से दाईं ओर नीचे गिरता हुआ होता है। आय स्तर अधिक होता है उपभोक्ता का तो मांगी गई मात्रा कम होती है और आय स्तर गिरता है तो इसकी मांग भी बढ़ जाती है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, सीमांत उत्पाद एवं कुल उत्पाद के संबंध को स्पष्ट कीजिए। उत्तर में नंबर 1, सीमांत उत्पाद कुल उत्पाद में परिवर्तन को बताता है। दूसरा, बढ़ता सीमांत उत्पाद कुल उत्पाद को बढ़ती दर से बढ़ाता है। और तीसरा, इसी प्रकार घटते सीमांत उत्पाद का अभिप्राय है कुल उत्पाद में घटती दर से वृद्धि। और चौथा है, जब सीमांत उत्पाद शून्य हो जाता है तब कुल उत्पाद में वृद्धि रुक जाती है। और पांचवा है, ऋणात्मक सीमांत उत्पाद का परिणाम है कुल उत्पाद में गिरावट। और इसकी जो तालिका यहाँ पर सामने दी गई है, स्थिर साधन यानी अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ जैसे श्रम है उसको परिवर्तनशील किया जा सकता है। और अगर स्थिर साधन स्थिर है 1 है और परिवर्तनशील साधन 0 है तो कुल उत्पाद 0 होगा और सीमांत उत्पाद कुछ नहीं होगा। और स्थिर साधन एक ही है पूरे उत्पादन प्रक्रिया में अल्पकाल में, तो परिवर्तनशील साधन को 1 2 3 4 5 करके बढ़ा रहे हैं तो कुल उत्पाद में 40 90 130 160 180 180 और 160 इस तरह से कुल उत्पाद बढ़ता है। तो सीमांत उत्पाद पहले में आपका 0 था और पहला परिवर्तनशील साधन से कुल उत्पाद 40 था तो सीमांत उत्पाद भी 40 होगा। दूसरे में कुल उत्पाद 90 है तो सीमांत उत्पाद 50 होगा, क्योंकि 90 में 40 यानी पहले इकाई से उत्पादित इकाइयों को घटाएंगे तो 50 आया। और उसके बाद जब तीसरा परिवर्तनशील यानी श्रम को बढ़ाते हैं तो 130 में 90 घटाएंगे तो 40 आएगा। फिर चौथे में कुल उत्पाद 160 ही है तो 160 में 130 घटाएंगे तो चौथे का जो सीमांत उत्पाद आएगा वो 30 आएगा। फिर पांचवी इकाई से 180 कुल उत्पाद है और 180 में 160 ही घटाएंगे तो 20 आएगा। और छठे श्रम की इकाइयाँ लगाने पर कुल उत्पाद 180 है और पांचवी इकाई में भी 180 है तो 180 में से 180 घटाएंगे तो 0 आएगा। और उसके बाद सातवें श्रम की इकाई को लगाया जिसका कुल उत्पाद 160 हुआ तो 160 में 180 घटाएंगे तो -20 आएगा, तो ये सीमांत उत्पाद है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, उदासीनता वक्रों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है नंबर 1, उदासीनता वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है। दूसरा, ऊंचा उदासीनता वक्र नीचे उदासीनता वक्र की तुलना में ऊंचे संतुष्टि स्तर को बताता है। तीसरा, एक ही उपभोक्ता के 2 उदासीनता वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते। और चौथा, उदासीनता वक्र कभी भी किसी अक्ष को स्पर्श नहीं करते हैं। और पांचवा, उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है
और छठा है उदासीनता वक्र का समांतर होना आवश्यक नहीं है। पूर्ण स्थानापन्न वस्तु में उदासीनता वक्र समांतर होते हैं। और सातवां है उदासीनता वक्रों की वक्रता दो वस्तुओं के मध्य स्थानापन्नता एवं पूरकता के अंशों को बताती है। और आठवां है उदासीनता वक्र गोलाकार भी हो सकता है। 10वां प्रश्न, निम्न तालिका से पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर कीमत संतुलन के चित्र को स्पष्ट कीजिए। और कीमत दिया है 1, 5, 8, 10, 20 और माग की मात्रा 100, 60, 50, 30 और 10 और पूर्ति की इकाइयाँ 10, 40, 50, 60 और 100। ज्यों ज्यों कीमत बढ़ती है तो माग की मात्रा भी कम होती जाती है और पूर्ति की मात्रा बढ़ती जाती है। इसको तालिका के द्वारा दर्शाना है। हमने कीमत को y अक्ष में और मांग और पूर्ति को x अक्ष में प्रदर्शित किया गया है। और इधर जैसे मांग वक्र है तो मांग वक्र में आपका एक प्रति इकाई कीमत 1 थी, तो 1 पर मांगी गई मात्रा आपकी 100 थी, तो 1 के सामने आपका 100 यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है ए बिंदु द्वारा। फिर आपका 60 को बी बिंदु द्वारा और 50 को सी बिंदु द्वारा और 30 को डी बिंदु द्वारा और 10 को ई बिंदु द्वारा दर्शाया गया है। और इसी प्रकार से पूर्ति वक्र में जो प्रति इकाई कीमत 1 थी तो 10 इकाइयों की पूर्ति कर रहा था, तो इसको पी बिंदु द्वारा और फिर 40 को क्यू बिंदु द्वारा और 50 को आर बिंदु और 60 को एस बिंदु और 100 को टी बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया गया है। और जहाँ पर दोनों वक्र यानी प्रति इकाई कीमत 8 रुपये है तो मांग और पूर्ति दोनों 50 और 50 हैं, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो बिंदु है दोनों को प्रतिच्छेद करता हुआ ये संतुलन की स्थिति को दर्शा रहा है। तो ये थे 6 से लेकर के 10 तक के 3 अंक के प्रश्न। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को तालिका एवं चित्र के द्वारा समझाइए। इसका उत्तर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जिसे आवश्यकता संतुष्टि का नियम भी कहते हैं, दैनिक जीवन के अनुभवों पर आधारित होने के कारण यह नियम सर्वमान्य एवं सार्वभौमिक है। इसे सर्वप्रथम ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री H.H. गॉसेन ने उल्लेख किया, अतः इसे गॉसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब किसी वस्तु की मानक इकाइयों का लगातार अधिक से अधिक उपभोग किया जाता है तब प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। इस की कुछ मान्यताएं हैं, शर्तें हैं। नंबर 1 है वस्तु का उपभोग निरंतर क्रम में होना चाहिए। दूसरा, वस्तु की उपभोग इकाइयों का आकार पर्याप्त होना चाहिए। तीसरा, आकार व बनावट में एक समान अथवा समरूप वस्तुएं होनी चाहिए। और चौथा है वस्तु के उपलब्ध स्थानापन्नों का मूल्य स्थिर होना चाहिए। और पांचवा है आय एवं उपभोग प्रवृत्ति उपभोक्ता की स्थिर होनी चाहिए। और छठा है उपभोक्ता के फैशन, रुचि एवं स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और सातवां है एक समय पर व्यक्ति की एक ही आवश्यकता का अध्ययन किया जा सकता है। इसकी तालिका है, जैसे आइसक्रीम की यहाँ पर इकाइयाँ दर्शाई गई है और उसकी सीमांत तो उपयोगिता MU के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। एक आइसक्रीम की इकाई है, उससे 20 के बराबर उपभोक्ता को उपयोगिता प्राप्त हो रही है। दूसरा आइसक्रीम ले रहा है तो 16, फिर तीसरा 10 और चौथा 4 और पाँचवें में पूर्ण तृप्ति होगी यानी 0 सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है। अगर उसके बाद भी उसका उपभोग किया जाता है छठी इकाई में तो -6 का उसे सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी। और इनको इसी के बगल में इसका रेखाचित्र प्रदर्शित किया गया है। एक्स अक्ष में वस्तु की आइसक्रीम की इकाइयों को दिखाया गया है और वाई अक्ष में सीमांत उपयोगिता द्वारा प्रदर्शित किया गया है। और
इस तरह से प्रत्येक इकाई का आयत दिखाया गया है। पहले वाली इकाई का ABCDE ये इस प्रकार से आपका दिखाया गया है, जो बाएं से दाईं ओर है। और पांचवी इकाई में शून्य यानी पूर्ण तृप्त बिंदु है, ये x अक्ष में है। और उसके बाद छठी इकाई -6 है, तो ये ऋणात्मक आपका है। और चित्र एवं तालिका से स्पष्ट है कि आइसक्रीम की प्रत्येक अतिरिक्त इकाइयों के लिए सीमांत उपयुक्तता घट रही है, जिन्हें चित्र में क्रमशः बिंदु ABCD तथा E द्वारा दर्शाया गया है। पांचवी इकाई पर सीमांत उपयुक्तता 0 हो जाती है, जहां उपभोक्ता पूर्ण संतुष्टि प्राप्त करता है। छठी इकाई पर उपभोक्ता ऋणात्मक हो जाता है, जो अनुपयुक्तता का सूचक है। और फिर अगला क्वेश्चन 12, सीमांत लागत को तालिका एवं चित्र के द्वारा समझाइए। इसका उत्तर है, सीमांत लागत किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से कुल लागत में जो वृद्धि होती है, सीमांत लागत कहते हैं। दूसरे शब्दों में सीमांत इकाइयों की लागत की सीमांत लागत कहा जाता है। माना 10 इकाइयों की कुल उत्पादन लागत 400 रुपये है। अब यदि वह 10 इकाइयों के स्थान पर 11 इकाइयों की कुल उत्पादन लागत 450 रुपये आए, तो 11वीं सीमांत इकाई जो है कि उत्पादन लागत 450 ऋण 400 बराबर 50 रुपये होगी। यह लागत सीमांत लागत कहलाएगी। और इसका सूत्र है MC यानी सीमांत मार्जिनल कॉस्ट। सीमांत लागत बराबर TCN यानी कुल लागत n इकाइयों के माइनस TCN-1 यानी कुल लागत n इकाइयों में एक इकाई कम का अंतर से इसको प्राप्त किया जा सकता है। और सीमांत लागत का संबंध केवल परिवर्तनशील लागत से होता है, स्थिर लागत से नहीं। और इसकी तालिका इस प्रकार से आपकी है, कुल उत्पादन इकाइयाँ Q, कुल लागत TC द्वारा टोटल कॉस्ट, कुल स्थिर लागत टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और कुल परिवर्तित लागत TVC यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और सीमांत लागत यानी MC मार्जिनल कॉस्ट ये प्रदर्शित किया गया है। और उत्पादन आपका 0 हो रहा है, तो कुल लागत आपकी 80 है, और कुल लागत आपकी 80 है, तो वो केवल स्थिर लागत है, तो प्रत्येक में स्थिर लागत 80 है। और इस प्रकार कुल लागत में कुल स्थिर लागत को घटा देते हैं, तो कुल परिवर्तित लागत यानी 80 में 80 घटाया 0, 102 में 80 घटाया 22, 122 में 80 घटाया 42, 140 में 80 घटाया 60, 156 में 80 घटाया 76, 174 में 80 घटाया 94, 194 में 80 घटाया 114। और ये सीमांत लागत में जो कुल परिवर्तनशील लागत से ही सीमांत लागत निकाली जाती है, तो TVC आपका 0 है, तो MC भी आपका कुछ नहीं है। और पहली उत्पादन इकाई पर कुल परिवर्तनशील लागत 22 है, तो सीमांत लागत भी आपकी 22 है। और दूसरी इकाई का उत्पादन किया जा रहा है, तो दोनों की लागत आपकी 42 है। पहले में 22 था, तो 42 में 22 घटाया आपका 20। और इसी प्रकार से 60 में 42 घटाया 18, और 76 में 60 घटाया 16, 94 में 76 घटाया 18, और 114 में 94 घटाया 20। इस प्रकार से ये सीमांत लागत आती है। और इसका जो रेखा चित्र है वो आपका U आकार का MC वक्र, पहले Y अक्ष में लागत को प्रदर्शित किया गया है और X अक्ष में उत्पादन को प्रदर्शित किया गया है। और पहले ये लागत आपकी बड़ी होती है, फिर धीरे धीरे आपकी घटती है, और उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये U आकार का इसका होता है। और फिर अगला प्रश्न 13वां प्रश्न है, पूर्ति में वृद्धि से आप क्या समझते हैं? तालिका एवं चित्र के द्वारा स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, पूर्ति में वृद्धि वस्तु की कीमत समान रहने पर, यदि किसी वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है अथवा कीमत कम होने पर पूर्ति समान रहती है, तो दोनों ही परिस्थितियों में इस परिवर्तन को
पूर्ति में वृद्धि कहा जाता है। इसकी तालिका इस प्रकार से है। पेन की कीमत रुपये में समान कीमत है, यानी 3 रुपये है, 3 रुपये है तो पेन की पूर्ति अधिक पूर्ति कर रहा है, 3 रुपये में 3 है, और फिर 3 रुपये है तो आपकी बढ़ जा रही है, पूर्ति बढ़ जा रही है, 4 हो जा रहा है, और कम कीमत और समान पूर्ति हो रही है। कीमत आपकी 3 रुपये है तो समान पूर्ति आपकी 3 ही है। कीमत घट करके 2 रुपये हो जा रही है तो पूर्ति समान है, 3 रुपये ही है। और इसका वक्र एक्स अक्ष में मात्रा को दर्शाया गया है और वाई अक्ष में कीमत रुपये में दर्शाया गया है। प्रारंभिक पूर्ति वक्र एसएस आपका दर्शाया गया है, और जब पूर्ति में वृद्धि होती है तो S1 दर्शाया गया है, जो दाईं ओर नीचे की ओर गिरता हुआ है। और कीमत आपकी प्रारंभिक में ऊपर तालिका में कीमत समान है तो पूर्ति आपकी बढ़ जा रही है, और कम कीमत में आपकी पूर्ति एक समान रह रही है। तो इस तरह से ये चित्र दर्शाया गया है। पूर्ति की वृद्धि को उपरोक्त तालिका एवं चित्र के द्वारा स्पष्ट किया गया है। माना प्रारंभिक बिंदु पूर्ति वक्र SS है। जब पेन की कीमत 3 रुपया है तो पेन की पूर्ति भी 3 है। पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक कीमत के अतिरिक्त में परिवर्तन होने पर पूर्ति वक्र दाईं ओर SS1 हो जाएगा। तब पेन की पूर्ति उसे 4 हो गई। कीमत कम होने पर 2 पर पूर्ति पहले जितनी ही 3 रहती है। और पूर्ति में वृद्धि के कारण होते हैं, अगर कोई तकनीकी प्रगति हो जाए, या दूसरा उत्पादन साधनों की कीमत कम हो जाए, या तीसरा स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में कमी आ जाए, या चौथा फर्मों की संख्या में वृद्धि हो जाए, या पांचवा भविष्य में कीमत घटने की संभावना हो, और छठा आपका करों में कमी कर दे सरकार, और सातवां अनुदान में वृद्धि हो जाए, सरकार के द्वारा अनुदान बढ़ा दिया जाए, या आठवां उत्पादकों के उद्देश्य अधिकतम लाभ न हो करके बिक्री को अधिकतम करना हो जाए। और इसी का अथवा प्रश्न आया है 13वां। निम्नलिखित तालिका से कुल परिवर्तनशील लागत एवं सीमांत लागत की गणना कीजिए, जबकि फर्म की कुल स्थिर लागत ₹12 है। तो इस तरह से उत्पाद इकाइयाँ 1, 2, 3, 4 ये दर्शाए गए हैं। कुल लागत 20, 26, 31 और 38 दर्शाए गए हैं। और इसका आंसर आपका इस तरह से तालिका आपकी बनी है। कुल स्थिर लागत ₹12 है। उत्पाद इकाइयाँ 1, 2, 3, 4 आपकी दर्शाई गई हैं। तो कुल लागत आपकी 20, 26, 31 और 38 है। और कुल स्थिर लागत आपकी प्रत्येक में 12 है, 12 रुपया है। और इधर कुल परिवर्तित लागत आपकी कुल लागत में कुल स्थिर लागत को घटा दिया गया है। 20 में से 12 घटाया 8, 26 में 12 घटाया 14, और 31 में 12 घटाया 19, और 38 में 12 घटाया 26। और सीमांत लागत यानी पहली इकाई के लिए 8 आपके, और दूसरी इकाई के लिए 6, यानी 14 में 8 घटाया 6 आ गया, और 19 में 14 घटाया 5 आया, और 26 में 19 घटाया 7 आया। तो ये सीमांत लागत इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। ये थे आपके 4 अंक के प्रश्न। उसके बाद अगला प्रश्न 14वां, ये 6 अंक का है। 14, 15 और 16वां प्रश्न। और 14वां प्रश्न आपका तटस्थता मानचित्र क्या है? अनधिमान वक्र विश्लेषण की सहायता से उपभोक्ता संतुलन की शर्तों को समझाइए। इसका उत्तर तटस्थता मानचित्र एक तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र संतुष्टि के एक निश्चित स्तर को बताता है। भिन्न भिन्न संतुष्टि स्तरों को बताने वाले विभिन्न तटस्थता वक्रों का समूह तटस्थता मानचित्र कहलाता है। और इसका जो तटस्थता मानचित्र या उदासीनता मानचित्र इस प्रकार से है। ये वक्र दर्शाए गए हैं। चित्र में 4 उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र हैं। IC1, IC2, IC3 तथा IC4 दिखाए गए हैं। IC1 संतुष्टि के निम्नतम स्तर को और IC4 संतुष्टि के उच्चतम स्तर को बताता है। चारों उदासीनता वक्र संतुष्टि के अलग अलग स्तरों को प्रदर्शित करते हैं। तटस्थता वक्र विश्लेषण में
उपभोक्ता संतुलन एक उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में तब होता है जब अपनी सीमित आय की सहायता से वस्तुओं को उनकी दी गई कीमतों पर खरीद कर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने में सफल हो जाता है। उपभोक्ता कीमत रेखा उसकी आय एवं उपभोग वस्तुओं की कीमतों से निर्धारित होती है। इस कीमत रेखा के साथ उपभोक्ता ऊंचे से ऊंचे उदासीनता वक्र तक पहुंचने का प्रयास करता है। और उपभोक्ता के संतुलन की दो शर्तें हैं। नंबर 1 है तटस्थता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करे, अर्थात मात्रात्मक रूप में x वस्तु की y वस्तु के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर x तथा y वस्तुओं की कीमतों के अनुपात के बराबर होनी चाहिए। कीमत रेखा की ढाल उदासीनता वक्र की ढाल होती है और MRS XY बराबर होता है PX अपॉन PY। और इसका पहला जो शर्त है उसके अनुसार कीमत रेखा यानी RS है और तटस्थता वक्र IC है और दोनों एक दूसरे को स्पर्श ई बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं, उपभोक्ता संतुलन की बिंदु पर है। और दूसरी जो शर्त है स्थायी संतुलन के लिए बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होना चाहिए, अर्थात संतुलन बिंदु पर सीमांत प्रतिस्थापन दर MRS घटती हुई होनी चाहिए। चित्र में बिंदु E अंतिम संतुलन बिंदु है जहां MRS XY घटती हुई है और इस प्रकार से आपका चित्र दिए गए हैं। कई उदासीनता वक्र हैं IC1 IC2 और RS आपका कीमत रेखा है और यहाँ पर ई बिंदु पर संतुलन उपभोक्ता संतुलन में है क्योंकि ये मूल बिंदु O की ओर उन्नतोदर है। फिर अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 है दीर्घकालीन उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं, चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित होते हैं, कोई भी साधन स्थिर नहीं होता। फर्म उत्पादन के साधनों में आनुपातिक परिवर्तन करके उत्पादन का पैमाना बदलती है, इसलिए दीर्घकालीन उत्पादन फलन को पैमाने के प्रतिफल भी कहते हैं। पैमाने के प्रतिफल साधनों के प्रयोग अनुपात को स्थिर रखते हुए जब सभी साधनों को समान अनुपात में बढ़ाया जाता है तब उत्पादन में होने वाले परिवर्तन पैमाने के प्रतिफल से संबंधित होते हैं। और पैमाने के प्रतिफल 3 प्रकार के होते हैं। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल या इसकी पैमाने के प्रतिफल की अवस्था भी इसको कहते हैं। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, दूसरा पैमाने के स्थिर प्रतिफल और तीसरा पैमाने के घटते प्रतिफल। पहला पैमाने के बढ़ते हुए या वर्धमान प्रतिफल जब उत्पादन के सभी साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है उत्पादन उससे अधिक अनुपात में बढ़ता है तो उसे पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की स्थिति कहते हैं। इसका जो रेखा चित्र है यहाँ पर x अक्ष पर साधनों की मात्रा प्रतिशत में दर्शाई गई है और y अक्ष में उत्पादन प्रतिशत दर्शाया गया है और S इसका वक्र है जहाँ पर उत्पादन के साधनों को 10% की दर से बढ़ाया गया है लेकिन उत्पादन 15% की दर से बढ़ रहा है जो सामने चित्र में दर्शाया गया है। और चित्र में जब साधनों के प्रयोग अनुपात को स्थिर रखते हुए सभी साधनों को 10% बढ़ाया जाता है तब उत्पादन में 15% की वृद्धि होती है। यह दशा पैमाने के बढ़ते प्रतिफल दर्शाती है। चित्र में OS बढ़ते प्रतिफल वाले उत्पादन रेखा है। दूसरी अवस्था पैमाने के स्थिर प्रतिफल जब उत्पादन के साधनों की मात्रा में वृद्धि करने पर उत्पादन में उसी अनुपात में वृद्धि होती है तो पैमाने का स्थिर प्रतिफल कहते हैं। और इसका जो रेखा चित्र है वो इस प्रकार से आपका है। चित्र में जब साधनों के प्रयोग अनुपात को स्थिर रखते हुए सभी साधनों को 10% बढ़ाया जाता है तब उत्पादन में ठीक 10% की ही वृद्धि होती है। चित्र में वो S1 स्थिर प्रतिफल वाली उत्पादन रेखा है। उसके बाद तीसरा पैमाने का ह्रासमान या घटता हुआ प्रतिफल जब उत्पादन के साधनों की मात्रा में वृद्धि करने पर उत्पादन में उससे कम अनुपात में वृद्धि होती है तो उसे पैमाने का ह्रासमान या घटता हुआ प्रतिफल कहते हैं। इसका जो रेखा चित्र इस प्रकार से आपका है। x अक्ष में साधनों का
प्रतिशत और y अक्ष में उत्पादन प्रतिशत दर्शाया गया है और चित्र में साधनों के प्रयोग अनुपात स्थिर रखते हुए सभी साधनों को 15% की दर से बढ़ाया गया है। तो उत्पादन में केवल 10% ही वृद्धि होती है। चित्र में OS2 पैमाने के घटते प्रतिफल को दर्शाया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म के अल्पकालीन संतुलन को स्पष्ट कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें क्रेता और विक्रेता बड़ी संख्या में समरूप वस्तु का विनिमय करते हैं। उनको बाजार की अवस्था का पूर्ण ज्ञान होता है तथा कीमत की प्रवृत्ति समस्त बाजार में एक समान होने की होती है और इसकी बाजार की विशेषताएं होती हैं। क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या होती है। दूसरा, वस्तु की समरूप इकाइयाँ होती हैं। तीसरा, फर्मों के प्रवेश व निष्कासन की स्वतंत्रता उद्योग में होती है। और चौथा, बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान होता है। और पांचवा, साधनों की पूर्ण गतिशीलता होती है। और छठा, कोई यातायात व्यय नहीं होता है। और फर्म का पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकालीन संतुलन। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत का निर्धारण उद्योग द्वारा किया जाता है तथा उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत को प्रत्येक फर्म दिया हुआ मान लेता है। फर्म उस कीमत में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती और वह केवल प्राप्त कीमतों पर अपनी उत्पादन क्षमता के अनुसार उत्पादन मात्रा का समायोजन करती है। मार्शल के अनुसार उत्पादन की विभिन्न समयावधियों में मांग एवं पूर्ति की शक्तियां अपना समायोजन करती हैं। अल्पकाल में पूर्ति को मांग की दशाओं के अनुरूप एक सीमा तक ही समायोजित किया जा सकता है। अल्पकाल में पूर्ति सक्रिय तत्व बन जाता है, परंतु कई साधनों की स्थिरता के कारण पूर्ति कीमत निर्धारण का इतना महत्वपूर्ण निर्धारक नहीं हो पाता जितना मांग होता है। इसलिए अल्पकाल में मांग पक्ष ही महत्वपूर्ण होता है। अल्पकाल में फर्म के संतुलन की अग्रांकित रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट किया गया है। यहाँ पर दर्शाया गया है कि प्रारंभिक मांग वक्र डी है और पूर्ति वक्र SS है और ई बिंदु पर संतुलन में है। और जब मांग में वृद्धि होती है तो मांग वक्र D1 हो जाता है। तो यहाँ पर E1 संतुलन बिंदु है और जब मांग घटती है यानी D2 होती है तो नया संतुलन E2 बिंदु पर होता है। और प्रारंभिक संतुलन में कीमत P थी और मात्रा Q थी और मांग बढ़ी तो नई कीमत P1 और नई मात्रा संतुलित मात्रा Q1 हुई और मांग घटी तो नई कीमत संतुलित कीमत P2 हुई और नई संतुलित मात्रा Q2 हो गई। चित्र में अल्पकाल की उत्पादन अवधि के दौरान कीमत निर्धारण प्रदर्शित किया गया है। आरंभिक मांग वक्र DD तथा आरंभिक पूर्ति वक्र SS बिंदु E पर काटते हैं, जहां वस्तु की कीमत OP तथा वस्तु की मात्रा OQ निर्धारित होती है। मांग के बढ़कर D1 होने पर अल्पकाल में उत्पादन मात्रा को OQ तक बढ़ाया जा सकता है, किंतु अल्पकाल में मांग पक्ष के अधिक सबल होने के कारण कीमत OP से बढ़कर OP1 हो जाती है। इस प्रकार मांग कम होने पर नए मांग वक्र D2 के साथ उत्पादन मात्रा घटकर OQ2 रह जाती है और कीमत घटकर OP2 हो जाती है। और इसी का अथवा प्रश्न है 16वें का, पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। और पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार के मध्य अंतर है, नंबर 1, पूर्ण प्रतियोगिता एक काल्पनिक स्थिति है और एकाधिकार भी एक काल्पनिक स्थिति है। पूर्ण प्रतियोगिता असंख्य मात्रा में क्रेता और विक्रेता होते हैं। एकाधिकार में एक विक्रेता होता है जबकि क्रेता अधिक होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में एक रूप वस्तुएं बनती हैं। एकाधिकार में एक समान व एक रूप वस्तुएं इसमें भी बनती हैं। और पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग द्वारा मूल्य का निर्धारण किया जाता है, लेकिन एकाधिकार द्वारा मूल्य निर्धारण किया जाता है। और पांचवा है, पूर्ण प्रतियोगिता में एक समान और स्थिर कीमतें होती हैं, लेकिन एकाधिकार में कीमत विभेद यानी अलग अलग बाज़ारों में अलग अलग कीमत होती है।
और पूर्ण प्रतियोगिता में किसी प्रकार का विक्रय लागत नहीं होती है, लेकिन एकाधिकार में विज्ञापन सूचनात्मक होता है। और सातवां, पूर्ण प्रतियोगिता में माग वक्र पूर्णतया लोचदार होता है और एकाधिकार में माग वक्र पूर्ण से कम लोचदार होता है। और पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में सामान्य लाभ होता है, लेकिन एकाधिकार में दीर्घकाल में असामान्य लाभ होता है। और पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग होता है और एकाधिकार में उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं होता है। और पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग में फर्मों का प्रवेश व बहिर्गमन स्वतंत्र होता है, लेकिन एकाधिकार में उद्योग में फर्मों का प्रवेश संभव नहीं होता है, क्योंकि उद्योग ही फर्म है और फर्म ही उद्योग है। उसके बाद खंड व समष्टि अर्थशास्त्र से 17वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी संस्था भारत में करेंसी नोट जारी करती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा भारतीय स्टेट बैंक, तीसरा नाबार्ड और चौथा विश्व बैंक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। 18वां प्रश्न, मुद्रा की कोई 2 कार्य लिखिए। उत्तर है नंबर 1 विनिमय का माध्यम और नंबर 2 मूल्य का मापक। और 19वां प्रश्न, MPS शून्य होने पर MPC का मूल्य कितना होता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड 1। और फिर 20वां प्रश्न, बचत का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है आय का वह भाग जिसका उपभोग नहीं किया जाता उसे बचत कहते हैं। 21वां प्रश्न है, भुगतान संतुलन को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर, भुगतान संतुलन एक देश का दूसरे देशों के साथ एक निश्चित अवधि में किए गए आर्थिक लेन देन या प्राप्तियों व भुगतानों का विवरण होता है। तो 17 से 21 तक ये एक एक अंक के थे। और उसके बाद 22वां प्रश्न है जो 3 अंक का है, स्फीतिक अंतराल की अवधारणा को चित्र के द्वारा स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर, किसी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार संतुलन की स्थिति को बनाए रखने के लिए जितनी सामूहिक मांग की आवश्यकता पड़ती है उससे अधिक सामूहिक मांग के अंतर के माप को स्फीतिक अंतराल कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति से जितनी अधिक होती है उस अंतर को स्फीतिक अंतराल कहा जाता है। ये सामने आपके रेखाचित्र दिया गया है। एक्स अक्ष में आय, उत्पादन और रोजगार के स्तर को दर्शाया गया है और वाई अक्ष में समग्र मांग को दर्शाया गया है, समग्र मांग और समग्र पूर्ति को। यहाँ पर AD समग्र मांग है जो प्रारंभिक है और इधर जो 45 अंश का कोण बनाते हुए बाएं से दाईं ओर ऊपर चढ़ता है, ये AS वक्र है। और AD से सीधे ऊपर की ओर जाता है AD1 आपका समग्र मांग आपका है। चित्र में सामूहिक मांग वक्र AD पूर्ण रोजगार की स्थिति को स्पष्ट करता है। पूर्ण रोजगार OY पर आवश्यक सामूहिक मांग EY के बराबर है। पूर्ण रोजगार के बाद के स्तर पर वास्तविक सामूहिक मांग AD1 रेखा द्वारा प्रदर्शित है। यह सामूहिक मांग FY के बराबर है। वास्तविक सामूहिक मांग FY अधिक है आवश्यक सामूहिक मांग EY से, अतः EF स्फीतिक अंतराल को सूचित करता है। 23वां प्रश्न, व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है? दोनों का अंतर, नंबर 1, व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है, जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म। और समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करता है, जैसे राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, कुल बचत आदि। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्ति और व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है और समष्टि अर्थशास्त्र समाज और समाज के व्यवहार का अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि प्राचल स्थिर होते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र में व्यष्टि प्राचल स्थिर होते हैं, पैरामीटर्स स्थिर होते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक वस्तु की कीमत का निर्धारण किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र में मांग और पूर्ति की क्रियाएं निर्णायक होती हैं।
कीमत संयंत्र और समष्टि अर्थशास्त्र में गरीबी स्फीति में सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र आय व रोजगार सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और प्रश्न संख्या 24 है, समग्र मांग के घटकों का वर्णन कीजिए। और सामूहिक या समग्र मांग के घटक हैं उपभोग मांग और निवेश मांग। और उपभोग मांग को दो भागों में बांटा गया है, निजी उपभोग और सार्वजनिक उपभोग। और निवेश मांग को भी दो भागों में बांटा गया है, निजी निवेश और सार्वजनिक निवेश। निजी व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा उपभोग के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग को निजी उपभोग कहते हैं और सरकार द्वारा उपभोग के लिए वस्तुओं और सेवाओं की मांग को सार्वजनिक उपभोग कहते हैं। और निजी एवं सार्वजनिक उपभोग को उपभोग मांग कहते हैं और निजी व्यक्तियों के निवेश को निजी निवेश तथा सरकार के निवेश को सार्वजनिक निवेश कहते हैं। और इन दोनों के योग यानी निजी निवेश और सार्वजनिक निवेश के कुल जोड़ को कुल निवेश मांग कहते हैं। और अर्थव्यवस्था में कुल उपभोग मांग और कुल निवेश मांग के जोड़ को ही समग्र या सामूहिक मांग कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 25वां है, भुगतान संतुलन खाते में दृश्य एवं अदृश्य मदों का क्या तात्पर्य है? अदृश्य मदों के दो उदाहरण दीजिए। उत्तर है, दृश्य मद है दृश्य वस्तुओं में वे सब प्रकार की भौतिक वस्तुओं का आयात व निर्यात सम्मिलित होता है। इन्हें दृश्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वस्तुएं किसी पदार्थ की बनी होती हैं, जैसे मशीन, कपड़ा, खाद्यान्न आदि। और अदृश्य मद इसमें सभी प्रकार की सेवाओं का मूल्य शामिल किया जाता है। इसे अदृश्य मद इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेवाएं किसी पदार्थ की नहीं बनी होती हैं। और अदृश्य मदों के उदाहरण आपके हैं यातायात, बीमा, विशेषज्ञों की सेवाएं, निजी आय, सरकारी लेन देन जो ऋण है आदि। और उसके बाद अगला प्रश्न 26वां, विनिमय दर का क्या अर्थ है? स्थिर विनिमय दर को स्पष्ट कीजिए। विनिमय दर वह दर है जिस पर एक देश की एक मुद्रा इकाई का दूसरे देश की मुद्रा में विनिमय किया जाता है, उसकी विनिमय दर कहलाती है। स्थिर विनिमय दर से अभिप्राय उस विनिमय दर व्यवस्था से है जिसमें देश की मुद्रा की विदेशी विनिमय दरें पूर्व निर्धारित बिंदुओं पर रखी जाती हैं। बाजार की मांग एवं पूर्ति की शक्तियों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न 27वां, निवेश गुणक से आप क्या समझते हैं? इसकी गणना कैसे की जाती है? उदाहरण सहित बताइए। उत्तर है, निवेश गुणक किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में जब कोई स्वायत्त निवेश किया जाता है तब आय में केवल निवेश के आकार में वृद्धि नहीं होती बल्कि आय में निवेश से कई गुना वृद्धि होती है। निवेश की तुलना में आय में जितना गुना वृद्धि होती है उसे निवेश गुणक कहते हैं। किन्स का गुणक का सिद्धांत निवेश तथा आय के बीच संबंध स्थापित करता है, इसलिए इसे निवेश गुणक कहते हैं। गुणक की धारणा निवेश में प्रारंभिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आय में होने वाले अंतिम परिवर्तन के संबंध को व्यक्त करती है। निवेश गुणक का सूत्र है K बराबर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। यहाँ K गुणक को प्रदर्शित करता है, डेल्टा आई निवेश में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है और डेल्टा वाई आय में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। इसका उदाहरण है, यदि किसी समय सरकार अर्थव्यवस्था में रुपया 20 करोड़ का निवेश करती है जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में रुपया 100 करोड़ की अतिरिक्त आय सृजित होती है तो निवेश गुणक के बराबर होगा 100/20 बराबर 5 का अंक गुणक कहलाएगा। अतः गुणक वह अंक है जिसके साथ निवेश में किए गए परिवर्तनों को गुणा करके आय में वृद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न 28वां, सरकारी बजट को परिभाषित कीजिए और इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए। इसका उत्तर है, सरकारी बजट एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें सरकार की वित्तीय वर्ष भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि का आय एवं व्यय अनुमानों का विवरण होता है। बजट के जो उद्देश्य है, नंबर 1 आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देता है, नंबर 2 संतुलित क्षेत्रीय विकास करता है, तीसरा आय एवं संपत्ति का पुनर्वितरण करता है और चौथा
आर्थिक स्थिरता लाता है, और पांचवा रोजगार का सृजन करता है, और छठा सार्वजनिक उपक्रमों का प्रबंध करता है। इसी का अथवा प्रश्न है 28वां, राजस्व घाटा क्या है, इसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए। राजस्व घाटा राजस्व व्यय और राजस्व आय के अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व और गैर कर राजस्व दोनों को ही सम्मिलित किया जाता है। इसी प्रकार राजस्व व्यय में राजस्व खाते पर योजना व्यय और गैर योजना व्यय दोनों को ही सम्मिलित किया जाता है, और राजस्व घाटा बराबर होता है राजस्व व्यय ऋण राजस्व प्राप्तियाँ। राजस्व घाटे के प्रभाव हैं, जब राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय से कम हैं, इसकी पूर्ति सरकार को उधार लेकर अथवा परिसंपत्तियों को बेचकर पूरी करनी पड़ेगी। इस प्रकार राजस्व घाटे के परिणाम स्वरूप या तो सरकार के दायित्वों में वृद्धि हो जाती है अथवा इसकी परिसंपत्तियों में कमी आ जाती है। सरकार को अपनी परिसंपत्तियों एवं देनदारियों में एक उचित समन्वय बनाए रखना आवश्यक है, अन्यथा अर्थव्यवस्था में अस्थिरता उत्पन्न होने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। अगला 29वां प्रश्न है, संतुलित बजट, बचतपूर्ण बजट एवं घाटे के बजट की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर, बजट दो प्रकार का होता है, संतुलित बजट और असंतुलित बजट। और संतुलित बजट दो प्रकार का होता है, बचत का बजट और घाटे का बजट। और संतुलित बजट वो बजट होता है जिसमें सरकार की आय तथा व्यय दोनों बराबर होते हैं, यानी सरकार की आय बराबर सरकार के व्यय होते हैं। और असंतुलित बजट वह बजट होता है जिसमें सरकार की आय एवं सरकार का व्यय आपस में बराबर नहीं होते हैं। ये दो प्रकार का हो सकता है। नंबर 1, बचत का बजट। बचत का बजट में सरकार की अनुमानित आय सरकार के अनुमानित व्यय से अधिक होती है, यानी सरकार की अनुमानित आय ग्रेटर देन सरकार की अनुमानित व्यय। और घाटे का बजट वह बजट है जिसमें सरकार की अनुमानित आय सरकार के अनुमानित व्यय से कम होते हैं, यानी सरकार की अनुमानित आय लेस देन सरकार के अनुमानित व्यय। 30वां प्रश्न, राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। और इसका उत्तर, राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं, ये 12 अवधारणाएं हैं। उसमें पहला है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद GDP MP। एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों, सामान्य निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उनकी बाजार कीमत के जोड़ को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। और इसका जो सूत्र है, GDP MP बराबर एक वर्ष में देश की सीमा में कुल उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य। दूसरा अवधारणा, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP MP। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक देश की घरेलू सीमा में सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य एवं विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का जोड़ है। और इसका जो सूत्र है, GNP MP बराबर GDP MP प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। तीसरी अवधारणा, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP MP। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एक देश की घरेलू सीमा में सामान्य निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के बराबर होता है। इसमें से मूल्य ह्रास घटा दिया जाता है। तो बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP MP बराबर होता है GDP MP माइनस मूल्य ह्रास। चौथी अवधारणा, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP MP। यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटा दें तो विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन प्राप्त हो जाता है। इसको बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। NNP MP बराबर GNP MP माइनस मूल्य ह्रास। पांचवी अवधारणा, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद GDP FC। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादन साधनों द्वारा लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ व मिश्रित आय के रूप में अर्जित आय तथा घिसावट व्यय का जोड़ साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। GDP FC बराबर कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस लगान प्लस ब्याज प्लस लाभ और प्लस मूल्य ह्रास होता है। और छठी अवधारणा है, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP FC।
साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादन के साधनों की मजदूरी, ब्याज, लगान, लाभ, मिश्रित आय तथा घिसावट व्यय तथा विदेशों से शुद्ध साधन आय का जोड़ होता है। और GNP/FC बराबर होता है GDP/FC प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। सातवां, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP/FC साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद या घरेलू आय को साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद में से घिसावट व्यय घटाकर निकाला जाता है। NDP/FC बराबर होता है GDP/FC माइनस मूल्य ह्रास। आठवीं अवधारणा, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अथवा राष्ट्रीय आय जिसको कहते हैं NNP/FC या NI किसी एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में अर्जित कुल साधन आय, लगान, मजदूरी, ब्याज तथा लाभ तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का जोड़ साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय कहलाता है। NNP/FC या NI बराबर होता है R+W+IN+P। R रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और फिर नौवीं अवधारणा है निजी आय। निजी क्षेत्र को सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली साधन आय तथा सरकार से प्राप्त हस्तांतरण तथा राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज का योग है। निजी आय बराबर होता है निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पादों से प्राप्त आय, धन विदेशों से शुद्ध साधन आय, धन सरकार से चालू हस्तांतरण, धन शेष विश्व से शुद्ध चालू हस्तांतरण, धन राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज। और 10वां अवधारणा है वैयक्तिक आय। वैयक्तिक आय से आशय उस आय से है जो किसी देश में एक वर्ष की अवधि में व्यक्तियों अथवा परिवारों द्वारा वास्तविक रूप में प्राप्त होती है। वैयक्तिक आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय, ऋण निगम कर, ऋण अवितरित व्यावसायिक लाभ, ऋण सामाजिक सुरक्षा अनुदान, धन अंतरण भुगतान। और 11वां वैयक्तिक प्रयोज्य आय। वैयक्तिक प्रयोज्य आय ज्ञात करने के लिए वैयक्तिक आय में से प्रत्यक्ष कर तथा सरकार को विविध प्राप्तियों को घटाना होगा। वैयक्तिक प्रयोज्य आय बराबर वैयक्तिक आय में माइनस प्रत्यक्ष कर माइनस सरकार की विविध प्राप्तियाँ। और 12वां और अंतिम अवधारणा है राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। किसी देश की राष्ट्रीय प्रयोज्य आय उस देश की राष्ट्रीय आय, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर और शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण आय का जोड़ है। और राष्ट्रीय प्रयोज्य आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय धन शुद्ध अप्रत्यक्ष कर धन शेष विश्व से शुद्ध चालू हस्तांतरण। और फिर अगला प्रश्न 31वां, केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों की व्याख्या कीजिए। केंद्रीय बैंक जो भारत का भारतीय रिजर्व बैंक है उसके कार्य। नंबर 1, नोट निर्गमन का एकाधिकार। वर्तमान समय में संसार के प्रत्येक देश में नोट छापने का एकाधिकार केवल केंद्रीय बैंक को ही होता है और केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए नोट सारे देश में असीमित विधिग्राही के रूप में घोषित होते हैं। दूसरा कार्य है सरकार का बैंकर, एजेंट एवं वित्तीय परामर्शदाता। केंद्रीय बैंक सरकार के बैंक के रूप में वे सभी कार्य करता है जो एक व्यापारिक बैंक अपने ग्राहक के लिए करता है। सरकार के बैंकर के रूप में सरकार के लिए लेखा रखने, उसकी ओर से भुगतान करने, ऋण की व्यवस्था करने, ऋण एवं ब्याज का भुगतान करने और सरकार को उधार देने आदि कार्य करता है। और सरकार के एजेंट के रूप में केंद्रीय बैंक विदेशों से आर्थिक लेन देन के समझौते करने, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और सम्मेलनों में केंद्रीय बैंक के विशेषज्ञ सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। और केंद्रीय बैंक सरकार की आर्थिक नीतियों जैसे घाटे की वित्त, अवमूल्यन, व्यापार नीति, विदेशी विनिमय आदि में परामर्शदाता का कार्य करता है। और तीसरा कार्य है बैंकों का बैंक। केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों के साथ लगभग वही संबंध होता है जो एक साधारण बैंक का अपने ग्राहक के साथ होता है तथा अन्य बैंकों के नगद कोषों का कुछ भाग अपने पास जमा के रूप में रखता है। चौथा कार्य है अंतिम ऋणदाता। जब किसी व्यापारिक बैंक को वित्तीय संकट के दौरान कहीं से भी ऋण प्राप्त नहीं हो पाता तो वह केंद्रीय बैंक से अंतिम सहारे के रूप में ऋण की मांग कर सकता है। पांचवा कार्य है विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षण। केंद्रीय बैंक विदेशी विनिमय कोषों के संरक्षण के रूप में भी कार्य करता है। विदेशी विनिमय दरों में न्यूनतम उतार चढ़ाव रखने के लिए केंद्रीय बैंक बाजार से विदेशी विनिमय खरीदता अथवा बेचता है।
छठा कार्य है समाशोधन गृह कार्य। केंद्रीय बैंक के समाशोधन गृह कार्य का अर्थ वह विभिन्न बैंकों के एक दूसरे के लेन देन न्यूनतम नकदी के साथ निपटा देता है, क्योंकि प्रत्येक बैंक के कोषों तथा खाते केंद्रीय बैंक के पास होते हैं। और सातवां कार्य है साख नियंत्रण। केंद्रीय बैंक साख मुद्रा की मात्रा को देश की मौद्रिक आवश्यकताओं के अनुसार कमी या वृद्धि करता है, जिसे साख नियंत्रण कहते हैं। और आठवां कार्य है विकासात्मक कार्य। केंद्रीय बैंक द्वारा विकासात्मक कार्यों में संगठित बैंकिंग प्रणाली का विस्तार, मुद्रा की पूर्ति सुनिश्चित करना, विनियोग प्रोत्साहन, कृषि वित्त का प्रबंधन, औद्योगिक वित्त प्रबंधन करना है। और नौवां अन्य कार्य है, नंबर फर्स्ट है आंकड़े एकत्रित करना। वित्त बैंकिंग करेंसी कीमतों तथा विदेशी विनिमय आदि से संबंधित आंकड़े एकत्रित करती है जो नीति निर्माण में सहायक होती हैं। सेकंड है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से संबंध। केंद्रीय बैंक अनेक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से संबंध रखता है, उनके सम्मेलनों में अपने प्रतिनिधियों को भेजता है। और तीसरा है बैंकों का सर्वेक्षण। केंद्रीय बैंक देश के व्यापारिक बैंकों का निरीक्षण, संचालन व नियंत्रण भी करता है। केंद्रीय बैंक बैंकों को लाइसेंस भी जारी करता है। और फोर्थ विकास गोष्ठियों का आयोजन। केंद्रीय बैंक अपनी नीतियों को व्यवसायिक बैंकों तक पहुंचाने तथा बैंकों से सुझाव एकत्रित करने के लिए विकास गोष्ठियों का आयोजन करता है। और अंतिम प्रश्न है 32वां, अनैच्छिक बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख कारणों को बताइए। अनैच्छिक बेरोजगारी वह दशा है जिसमें स्वस्थ एवं कार्य योग्य व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य तो करना चाहते हैं किंतु उन्हें कार्य या रोजगार नहीं मिलता। अर्थात अनैच्छिक बेरोजगारी वह दशा है जिसमें व्यक्तियों को मजदूरी की प्रचलित दर पर कार्य करने के इच्छुक होने के बावजूद रोजगार के अवसरों के अभाव में बेरोजगार रहना पड़ता है। अनैच्छिक बेरोजगारी के कारण हैं, नंबर 1 धीमा आर्थिक विकास। धीमा आर्थिक विकास रोजगार के अधिक अवसर प्रदान नहीं कर पाता है। दूसरा जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। भारत में जनसंख्या में निरंतर वृद्धि सदा से ही गंभीर समस्या बनी हुई है। जनसंख्या में अधिक वृद्धि बेरोजगारी का एक मुख्य कारण है। कृषि एक मौसमी व्यवसाय है। कृषि हमारे देश का मुख्य व्यवसाय है और इस पर देश की अधिकांश जनसंख्या निर्भर है, परंतु इसकी मौसमी विशेषता होने के कारण किसानों को सारा वर्ष स्थिर रोजगार प्राप्त नहीं होता। और चौथा है सिंचाई सुविधाओं की कमी। कृषि क्षेत्रफल पर सिंचाई के अभाव में अधिकतर भूमि पर केवल एक ही फसल उत्पन्न की जा सकती है, इसलिए किसानों को काफ़ी समय तक बेरोजगार रहना पड़ता है। पांचवा संयुक्त परिवार प्रणाली। संयुक्त परिवार प्रणाली भी अदृश्य बेरोजगारी को बढ़ावा देती है। संयुक्त आय पर अपना निर्वाह कर रहे होते हैं। और छठा है कुटीर और लघु उद्योगों का पतन। बड़े उद्योग पर्याप्त मात्रा में रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाए हैं और कुटीर और लघु उद्योग को बढ़ावा नहीं दे पाए हैं। और सातवां है कम बचत तथा निवेश। हमारे देश में पूंजी की कमी है, जो भी पूंजी है उसका निवेश ठीक प्रकार से नहीं किया जा रहा है। पूंजी की एक बड़ी मात्रा बड़े पैमाने के उद्योगों में निवेश की जा रही है, जहां प्रति इकाई श्रम के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता है। और आठवां है श्रमिकों की सीमित गतिशीलता। भारत में श्रमिकों की गतिशीलता कम है। कई पारिवारिक तथा सामाजिक बंधनों के कारण लोग दूर स्थानों पर जाने के लिए तैयार नहीं होते, जबकि वहां रोजगार उपलब्ध होता है। और नौवां है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। देश की शिक्षा प्रणाली में बहुत कमियां हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त कर बहुत छात्र प्रतिवर्ष निकलते हैं, उनको काम नहीं मिलता क्योंकि वे पूर्णतया इस योग्य नहीं होते कि उन्हें नौकरियां दी जाए। और 10वां आधुनिकीकरण। वर्तमान समय में अधिकतर उद्योगों द्वारा अपनी लागतों को कम करने के लिए आधुनिकीकरण यानी नवीन तकनीकी व मशीनों की नीति का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है। इसके अतिरिक्त कृषि पर अधिक निर्भरता, प्राकृतिक साधनों का अपूर्ण उपयोग, प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव आदि कारणों से भी अनैच्छिक बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है। और इसका अथवा प्रश्न 32वां है पूर्ण रोजगार की अवधारणा को बताइए। पूर्ण रोजगार की नीति की विवेचना कीजिए। इसका उत्तर है समष्टि अर्थशास्त्र में पूर्ण रोजगार सामी की वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग उसकी पूर्ति के बराबर होती है। इस स्थिति में
किसी दिए हुए वास्तविक मजदूरी स्तर पर श्रम की मांग श्रम की पूर्ति के बराबर होती है और सभी कार्य करने योग्य एवं इच्छुक व्यक्तियों को प्रचलित मजदूरी दर पर रोजगार मिल जाता है। पूर्ण रोजगार शून्य बेरोजगारी की स्थिति नहीं है। पूर्ण रोजगार का अभिप्राय यह नहीं है कि अर्थव्यवस्था में कोई व्यक्ति बेरोजगार नहीं है। पूर्ण रोजगार की स्थिति में रोजगार अवसरों तथा उन्हें करने के लिए योग्य एवं इच्छुक व्यक्तियों में संतुलन होता है, किंतु इस संतुलन में अर्थव्यवस्था में कुछ बेरोजगारी उपस्थित हो सकती है जिसे प्राकृतिक बेरोजगारी का नाम दिया जाता है। इसे निम्न रेखाचित्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। एक्स अक्ष में उत्पादन है और वाई अक्ष में कीमत स्तर है और समग्र मार्ग एडी द्वारा बाएं से दाईं ओर गिरता हुआ है और ए एस समग्र पूर्ति है जो ऊर्ध्वाधर वाई अक्ष के समांतर है और ई बिंदु पर दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। रेखाचित्र में एक्स अक्ष पर उत्पादन वाई अक्ष पर कीमत स्तर को दर्शाया गया है। एडी समग्र ए एस समग्र आपूर्ति वक्र है जो एक दूसरे को ई बिंदु पर अर्थात पूर्ण रोजगार संतुलन उत्पादन क्यू एफ तथा कीमत स्तर ओ पी पर काट रहे हैं। अतः प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार अर्थात क्यू एफ स्तर ही बना रहता है। और इस प्रकार ये प्रश्न पत्र का हल यहीं पर समाप्त हुआ। धन्यवाद।